गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है, मे बी 1 या 2 डेज में कंप्लीट हो गई और ये 2021 के सिलेबस से रिलेटेड था, लेकिन 2022 में ये कंफर्म नहीं है कि डिलीट होगा या नहीं होगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोर्ड पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, एबनॉर्मल मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मे बी अगर आपका अभी टर्मिनल एग्जामिनेशन जो चल रहा है, अगर केमिस्ट्री का हुआ होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे। अभी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों में एक कॉमन पार्ट था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि सभी में हम लोग मोलर मास को डिटरमाइन कर रहे थे। एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल नहीं। जैसे अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH का, तो इनका मॉलिक्यूलर मास आप 40 निकालते हो, लेकिन अगर किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास अगर 50 आ जाए, 30 आ जाए, तब इस मोलर मास के वैल्यू को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इनका वैल्यू होना चाहिए था 40, लेकिन अगर 40 से ज़्यादा या 40 से कम आ रहा है तो इसका मतलब इनका ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाला गया है वो अलग है, वो एबनॉर्मल कहा जाएगा, उन्हें एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इफ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल मोलर मास, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। उसे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब सवाल उठता है कि एबनॉर्मल मोलर मास डेवलप कब करता है, किस सिचुएशन में यह एबनॉर्मल होगा और किस सिचुएशन में यह नॉर्मल होगा। तो यहाँ ये बताता है कि अगर किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते और वहां जाने के बाद या तो ये डिसोसिएट कर जाता हो, डिसोसिएट यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट में वो टूट जाता हो, ब्रेक करता हो, या फिर एसोसिएट करता हो यानी कि जुड़ जाता हो। यानी आप डाले हैं 1 मोल और सॉल्यूशन में जाने के बाद में अगर वो 2 मोल 3 मोल यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में एबनॉर्मल मोलर मास होगा, यानी कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आना चाहिए वो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू डिफर कर जाएगा। उसी तरह से अगर आप 2 मोल 3 मोल डाले हैं, सॉल्यूशन में जाकर के वो कंबाइन कर जा रहा है किसी बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो वहां पर एसोसिएशन हुआ और उस कंडीशन में भी नॉर्मल मोलर मास से ऑब्जर्व मोलर मास का वैल्यू अलग आएगा। तो ये हम आपको बताएं कि एबनॉर्मल मोलर मास कहते किसे हैं और ये एराइज किस कंडीशन में करता है। ये तब एराइज करता है जब या तो सॉल्यूट डिसोसिएट करे या फिर सॉल्यूट एसोसिएट करे। अभी हम लोग बात कर रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। उसमें आपको बताया कि अगर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर वो सॉल्यूशन में जाने पर डिसोसिएट या एसोसिएट करता है, तो वहां क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाला गया मोलर मास उसके एक्चुअल मोलर मास से अलग होता है और उसी डिफरेंट ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह का ये जो एबनॉर्मलिटी है तो उसे हम लोग सही कैसे करेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का तो पर्पस है कि उससे हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए वान टॉप ने एक फैक्टर दिया, वान टॉप साइंटिस्ट है, इन्होंने एक फैक्टर दिया और उसकी फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें वान टॉप फैक्टर कहा जाता है। ये वान टॉप फैक्टर आई ये रेशियो है नॉर्मल मोलर मास यानी कि जो एक्चुअल में होना चाहिए था नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहने का मतलब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलर मास निकालते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फार्मूला यूज करके निकालते हैं वो नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसी में आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ले सकते हैं। तो अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर फार्मूला बनाएं तो यहां पर ये फार्मूला आ जाएगा ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज
डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में निकालते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछा जाएगा। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? दैट इज द फैक्टर गिवन बाय वांट ऑफ। किस लिए दिया गया? टू करेक्ट द एबनॉर्मल मोलर मास, टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटी व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ये है क्या? तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एब्जॉर्ब्ड मोलर मास। इस ऑब्जॉर्ब्ड मोलर मास को आप एबनॉर्मल मोलर मास भी लिख सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर रिलेट करेंगे तो ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जहां पर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। इसमें से जनरली हम लोग ऊपर वाले फार्मूला को ही यूज करेंगे, नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जॉर्ब्ड मोलर मास। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट भी याद रखना है आपको। मे बी ऑब्जेक्टिव में ये ना दे करके ये ऑप्शन दे दे तो फिर आप कंफ्यूज करोगे। अब उसको यूज कैसे करेंगे? जो इस वांट ऑफ फैक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया वांट ऑफ के द्वारा, इसको हम लोग बाकी के जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस फैक्टर का यूज करते हैं। पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप याद करो। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इट इज इक्वल टू chi V। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वहां लिखते थे हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ये यूज करते थे। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो यानी कि सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाए तो उस कंडीशन में उसके I के वैल्यू को जो नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जॉर्ब मोलर मास से आएगा उससे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह पर। यहां पर भी I से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हो गया I इंटू chi v। यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू KB इंटू M। यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू KF इंटू M। यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू C इंटू R इंटू T। यानी अभी तक के डिस्कशन से ये क्लियर हुआ कि कुछ एक वैसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट करेंगे वहां पर ऑब्जर्व मोलर मास का वैल्यू उनके नॉर्मल मोलर मास के वैल्यू से अलग आएगा। अब उसे करेक्ट करने के लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर का जरूरत पड़ेगा जिन्हें I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो यहाँ राइज होता है कि अब इस I का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे? ये I का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर दिया हुआ है जैसे I का वैल्यू कहीं दिया हुआ है कि 2.47 है तो बाकी के रेस्ट वैल्यू में 2.47 हम लोग ऐड कर देंगे। कहीं दिया हुआ है 3.45 है तो 3.45, कहीं दिया है 0.48 तो वो ऐड कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया कि अगर दिया हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर नहीं दिया हुआ है तो अब अगर नहीं दिया हुआ होगा I का वैल्यू तो उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसे निकालेंगे और इसे हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। एक बार में बात करेंगे वैसे सॉल्यूट के बारे में जहां कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, और दूसरे वाले पार्ट में जहां पार्शियल डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, तो कंफ्यूज कर देता है जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में। हम इसको एकदम बिल्कुल आराम से समझाएंगे और आप इसे रिपीट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जल्दीबाजी का कोई जरूरत नहीं है। यहां तक ये क्लियर हो गया। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले उस पर आते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, एक्सरसाइज 2.40। यहां पर है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब थोड़ा सा यहां देखोगे कई बार में क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देता है। जनरली हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि अमाउंट पूछा जाता है तो मास निकालते हैं, लेकिन यहां पर आप आंसर देखोगे तो अमाउंट के केस में मोल निकाला गया है, तो आप भी मोल निकालिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए आसान ही पड़ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल निकालना है
और इस जगह पर वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में I इज इक्वल टू 2.47। यहां पर ब्रैकेट में जो वैल्यू I इज इक्वल टू 2.47 दिया हुआ है वो वन टॉप फैक्टर है। यानी अभी के पहले में भी आपको लगता होगा कि ये I क्या दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि इस I का वैल्यू, I कहने का मतलब वन टॉप फैक्टर है, और ये कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद में ब्रेक करता है, टूटता है, इसलिए इसका वैल्यू 2.47 दिया हुआ है। आगे डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, ये भी एक दूसरा कंफ्यूजन। 2.5 लीटर वाटर कहने का मतलब यहां पर ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसे सॉल्यूशन के रूप में ट्रीट करना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से रिलेटेड, लेकिन बोर्ड को लेकर के हम लोग चले तो वहां पर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर अगर आपका एनसीईआरटी से मैच कर जा रहा है तो आपका वो मेथड ही सही माना जाएगा। अब अगर इसे आप जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट मान करके चलोगे सॉल्यूशन की जगह पर, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब अगर मान लें कि आप अमाउंट निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट के अमाउंट को आप x माने, तो जब सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना होगा तो उन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करेंगे तो वहां पर वो मास निकलेगा एक का, डेंसिटी दिया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में यहां पर आपको इसको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लेके चलना है। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लेकर के चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि एनबी का वैल्यू आपको निकालना है, I का वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ I इज गिवन, इट इज 2.47। आगे डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ले लिए 2.5 लीटर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू 0.75 एटमॉस्फेयर है एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। T का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो। अब देखो पाई दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो जब R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेकर चलना पड़ेगा ये वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला आप यूज करो। अभी हम लोग पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T, या इसी को C किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी को, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। एक स्टेप और पढ़ते हैं, I इंटू NB डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T। हमें क्या निकालना है, NB का वैल्यू, यहाँ NB निकालना है। तो देखो इससे अगर NB के लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो NB वुड बी इक्वल टू पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, पाई इंटू V डिवाइडेड बाई I इंटू R इंटू T। अब सारा वैल्यू पता है, उसके वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू यहां दिया हुआ है, इट इज 0.75, वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5, क्योंकि लीटर में ही वॉल्यूम को रखे हैं, अगर लीटर की जगह पर मिलीलीटर रखते तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। I का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, R का वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 300 केल्विन। अब इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, NB का वैल्यू यहां पर आ जाएगा। तो अभी बताया कि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, I का वैल्यू हम कैसे निकालें, क्योंकि I का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये बन गया यहां पर। अब बात करेंगे हम लोग कि जहां पर I का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं I के वैल्यू को डिटर्मिनेशन की। I का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, फिर कैसे हम लोग ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे। तो पहले बताया कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद में कंप्लीटली डिसोसिएट या एसोसिएट कर जा रहा हो, जैसे अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ही बताया गया है, नीचे 19th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। ये आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, दे डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट कर जाता है। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं
NaCl, तो ये सॉल्यूशन में जाकर ये डिसोसिएट कर जाता है एज Na प्लस Cl माइनस। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं CaCl2, तो ये डिसोसिएट कर जाता है Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अगर आप कोई दूसरा भी ले रहे हैं, सपोज एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया आपने Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये सॉल्यूशन में जाकर आयोनाइज करेगा एज 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यानी कि ये डिसोसिएट कर रहा है। अभी हम इस चक्कर में नहीं जा रहे हैं कि कौन कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, कौन पार्शियली डिसोसिएट करेगा। कंडीशन लिख दिए कि इफ कंप्लीट डिसोसिएशन टेक प्लेस। अब इन सब जगह पर देखो, स्टार्टिंग में आप लिए हैं 1 मोल, तो कॉलिगेटिव प्रोपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो आप डाल रहे हैं 1 मोल, लेकिन जब ये सॉल्यूशन में इंटर करेगा तो वहां पर ये डिसोसिएट कर जाएगा 2 मोल में, ब्रेक कर जाएगा। तो जाहिर सा बात है सॉल्यूशन में वो 2 मोल के जैसा बिहेव करेगा, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा वो 1 मोल नहीं 2 मोल के अनुसार से होगा। तो सोडियम क्लोराइड का एक्चुअल मोलर मास जो आता है वो ऑब्जर्व मोलर मास से डिफर कर जाएगा। हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आई का वैल्यू कितना होगा, ये सिंपल देखो कि कितने आयन में कन्वर्ट कर जाता है। सब जगह पर 1 मोल 1 मोल 1 मोल लिए, यहां पर ये 2 मोल में ब्रेक किया तो आई का वैल्यू यहां 2 हो जाएगा। यहां कैल्शियम और 2 मोल क्लोराइड है तो 2 and 1 3 हो गया, तो इस जगह पर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। वहीं अगर इसको लेकर के चले तो 3 and 2 कितना हो गया 5, तो इस जगह पर आई का वैल्यू 5 हो गया। ये सभी केसेस में सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन हो रहा है, ये ब्रेक कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल बताया। अब इसी की जगह पर आप MgCl2 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं, तो सब तो आयोनाइज करेंगे। तो जहां आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो 1 मोल जितने आयन का फॉर्मेशन करेंगे वो उसके वन टॉप फैक्टर का वैल्यू होगा, लेकिन कब, जब कंप्लीट डिसोसिएशन। अब आप में से कुछ लोग तुरंत क्या पूछेंगे कि सर आप यहां पर कैल्शियम क्लोराइड का 3 लिए हैं, लेकिन अभी जो 2.40 बनाए थे उसमें तो 2.47 था, वो इंडिकेट कर रहा है पार्शियल। हम पहले ही बताया कि हम आपको बताने कि अगर कंप्लीट होगा तो फिर कैसे निकालेंगे, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहां पर भी हम लोग आएंगे। तो कंप्लीट कहने का मतलब जहां आप पूरी तरह से निकाल सको जितने आयंस हैं वो उसके वैल्यू को बताएगा। ये डिसोसिएशन में। उसी तरह से एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, जो सॉल्यूशन में जाकर के जुड़ जाते हैं। जैसे एक जो मोस्ट कॉमन है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड को जब सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसके 2 मोल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और 2 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें डाइमर कहा जाता है। यानी कि इनके 2 मोल सॉल्यूशन में जाने के बाद में डाइमराइज कर जाते हैं और इनका फार्मूला हम लोग लिखते हैं C6H5COOH होल ट्वाइस, यानी दोनों एक दूसरे से मिल गए। उसी तरह से अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि 3 मोल्स ऑफ ए कोई सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद में A3 में कन्वर्ट कर जाता है, मोल तो आगे में रहता है, यानी कि यहाँ ये 1 मोल में कन्वर्ट कर गया। तब इस कंडीशन में वन टॉप फैक्टर आई का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये 2 मोल था और अभी कन्वर्ट कर गया किसमें 1 मोल में, तो यहाँ वन टॉप फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 1/2। उसी तरह से यहाँ पर ये 3 मोल था और ये कन्वर्ट कर गया 1 मोल में, तो इस जगह पर आई का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब इन दोनों को गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, करीब करीब हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट किया है। 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ बोर्ड का, सिलेबस में से भी हटा दिया था इस टॉपिक को। वहां पूछता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर इन द केस ऑफ एसोसिएशन। अब ये देखो, डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हमेशा 1 से ज्यादा होगा क्योंकि 1 ब्रेक करते हैं, और एसोसिएशन के केस में हमेशा ये 1/2 का मतलब 0.5, 1/3 का मतलब 0.33, यानी कि लेस देन 1 होता है। तो आप ये याद रखोगे कि वन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू किस कंडीशन में क्या होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जहां ना तो डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन, तो वहां आई का वैल्यू 1 होता है।
जैसे वही फॉर्मूला आप यूज करो, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब अगर ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है, तो जैसे ही आई का वैल्यू 1 रखोगे तो फिर वो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में वन ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेक कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। सब जगह पर देखो 2, 3, 5, आप जो क्वेश्चन अभी 2.40 बनाए तो वहां पर भी 2.47 था, यानी कि ग्रेटर देन 1 था। और अगर एसोसिएशन की बात करें, यानी कि जहां पर ये जुड़ जाते हैं, वहां आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे हमेशा याद रखोगे। 1 मार्क्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो कई बार रिपीट किया है इस वाले पार्ट को ऐसे करके। तो यहाँ पर तो न्यूमेरिकल भी अगर दिया रहे और क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो आप उसको आयोनाइज कर दीजिए। हाँ, अगर पार्शियल है जैसा कि यहाँ टॉपिक है तो वहां आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ काम करेगा। डाइमर यानी कि 2 यूनिट एक में कन्वर्ट करेंगे। ट्राइमर यानी कि 3 यूनिट एक में कन्वर्ट करेंगे। पॉलीमर, पॉली का मतलब मीनिंग होता है यानी कि बहुत सारे यूनिट अगर कंबाइन कर गए तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ में हम दे रहे हैं, वहां से भी आप कॉपी कर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.41 ये भी वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड है। यहाँ कर डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। हम जो बताना चाह रहे थे वो ये, इस जगह पर एक पॉइंट दिया हुआ है assuming that it is completely dissociated, यानी यहां आपको इमेजिन करना है कि ये completely dissociate कर रहा है, टूट रहा है। तो देखो तो K2SO4 का डिसोसिएशन अगर हुआ तो किस तरीके से डिसोसिएट करेगा। K2SO4 ये सॉल्यूशन में जाने के बाद में डिसोसिएट करेगा एज 2K प्लस SO4 2-। अब चूंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो अभी डिस्कस किए हम लोग कि कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में 1 मोल जितने मोल का फॉर्मेशन करेगा वही उसका वन टॉप फैक्टर होगा। यानी यहाँ आई का वैल्यू कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बस बन जाएगा। यानी कि बाकी के जो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हो और इस वाले में सिर्फ एक यही कंसेप्ट है कि आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और वो कितना होगा। अब डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हमें पाई का वैल्यू निकालना है ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। 25 मिलीग्राम। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए वैल्यू दिया हुआ है, मिलीग्राम में तो इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ये हो गया। मोलर मास mb K2SO4 का निकालना है। एटॉमिक मास पता है आपको, पोटेशियम का 39 होता है, तो 39 इंटू 2, SO4 में सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। सोल्व कर लो आप। 78 प्लस 32 प्लस 64, ये वैल्यू यहां आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा ये वैल्यू। तो डब्ल्यू भी निकल गया, एम भी निकल गया। आगे इन 2 लीटर ऑफ वाटर, वी का वैल्यू दिया हुआ है 2 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 298 केल्विन। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो R का वैल्यू अगर आप बार में निकालना है या एटमॉस्फेयर में, ये डिसाइड कर लीजिए। अगर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेंगे तो एटमॉस्फेयर में आएगा। बुक में आंसर देख लीजिएगा, शायद एटमॉस्फेयर में ही निकालना है, एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो R का वैल्यू ये लेंगे। और अगर बार में निकालना होता तो 0.083 कर लेते। अब फॉर्मूला यूज करो। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला लिखते थे पाई इज इक्वल टू C इंटू
R इंटू टी। लेकिन चूंकि यहाँ डिसोसिएट कर रहे हैं इसलिए यहाँ वन ऑफ फैक्टर भी डालना पड़ेगा, यानी कि I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। एक स्टेप और बढ़ते हैं, I इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू भी मोलरिटी की जगह पर मास बाय मोलर मास, मोल हो गया बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। I का वैल्यू आपको पता है, I का वैल्यू 3 है, WB का वैल्यू भी आपको पता है 25 इंटू 10 टू द पावर -3, R का वैल्यू पता है 0.082, टेम्परेचर का वैल्यू पता है 298 डिवाइडेड बाय मोलर मास 174 और वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है यहाँ 2। अब इसको जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो वैल्यू हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, यानी कि 2.40 और 2.41 ये क्वेश्चन में बनाए हम लोग। इसमें से एक में आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था और दूसरे में कंसेप्ट दिया हुआ था कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं, आई का वैल्यू नहीं है, तो उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर निकाले। तो इसे आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप बोर्ड पे जो डायग्राम देख रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में भी आप फेस किए होंगे, बुक में देखे होंगे या फिर आपके एग्जामिनेशन में भी आया होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 0.1 मोलर KCl और 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ रह सकता है, मे भी कह सकता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू सेम हो, कहीं कहेगा कि KCl का ज़्यादा होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड का कम होगा, या फिर KCl का कम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह पे दूसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी पूछे जा सकते हैं, वहां भी सेम ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो सब जगह पर सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले जो नॉर्मल कंडीशन होता था उसमें हम लोग बात करते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। और ये हम लोग पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर R इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का भी 0.1 मोलर है और मैग्नीशियम क्लोराइड का भी 0.1 मोलर है। तो दोनों का चूंकि कंसंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस अनुसार से जो ऑप्शन में आपको सेम दिखाई देता है उसमें आप टिक लगा देते हैं कि वो सही है, यानी कि दोनों का सही होगा, क्योंकि यही बताया भी गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों में मोल सेम है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, तो चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, सेम होगा, वो आप टिक मार करके चलेगा। लेकिन यहां पर ये आपका गलत हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, आप फेस भी करोगे इसे। अब यहां गलत कैसे हो गया, अब सुनो। अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं कि अगर आयोनिक कंपाउंड है, अगर सॉल्यूट आयोनिक नेचर का है और वो सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट करता है, तब वहां एबनॉर्मलिटी आता है, और उस एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करने के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज करते हैं, यानी कि यहां फॉर्मूला I इंटू सी इंटू आर इंटू टी अप्लाई होगा। कहां नहीं अप्लाई होगा, जैसे कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे आप ग्लूकोज और शुगर को कंपेयर करें, अगर 0.1 मोलर ग्लूकोज और 0.1 मोलर शुगर रहता तो ग्लूकोज और शुगर ना तो सॉल्यूशन में जाने पर डिसोसिएट करते हैं और ना ही एसोसिएट करते हैं। तो वैसे कंडीशन में I का वैल्यू 1 होता, तो 1 इंटू सी इंटू आर इंटू टी, तो वहां पर C इंटू आर इंटू टी ही, यानी कि उस कंडीशन में ये सेम होता है। लेकिन चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है तो पोटेशियम क्लोराइड जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आयोनाइज कर जाएगा K++Cl- और ये मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनाइज कर जाएगा Mg2++2Cl-। अब देखो यहां पर इस जगह पर K++Cl- यानी कितने नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन हुआ, 2, तो यहां वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 2।
मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन कितने आयंस का फॉर्मेशन किया? 3 आयंस का। तो यहाँ वांटो फैक्टर का वैल्यू हो गया 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ I इंटू सी इंटू आर इंटू टी करेंगे तो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि आंसर क्या आया? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 का वैल्यू ज्यादा होगा। यही कंसेप्ट एक एग्जांपल हम यहां पर बताया आपको, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिए। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, बट कंसेप्ट यही होगा, यानी इसी कंसेप्ट का यूज करना होगा। तो इस जगह पर हम लोग आज डिस्कस किए कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है तो थोड़ा सा आप बुक भी रीडिंग डालिएगा। साइड बुक देखोगे एनसीईआरटी में तो थोड़ा ही सा कंसेप्ट दिया हुआ है, कंटेंट है, साइड बुक में आपको और मिलेगा। और इसके बाद वाले क्लास में अब हम लोग पार्शियली डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक।